नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। मोदी जी वोट के लिए दोस्त को भी निपटा सकते हैं। दूसरा, क्यों कोई भाजपा से दोस्ती नहीं करना चाहता। और तीसरा, मणिपुर के हालात पर हम तो शर्मिंदा हैं, पर भाजपा सरकार क्यों नहीं। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इस आर्थिक सहायता की हम लोगों को ज़रूरत है चैनल को ठीक से चलाने के लिए। मैं रोज़ नहीं कहता हूँ, मैं ओवरव्यू में सिर्फ हफ्ते में 2 बार कहता हूँ, हर प्रोग्राम में नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मान के चलता हूं कि आप लोगों से अगर हो सकेगा तो कुछ आर्थिक सहयोग जरूर करें। तो सबसे पहली बात, मोदी जी वोट के लिए दोस्त को भी निपटा सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा के खट्टर साहब कल मोदी जी कुछ एक उद्घाटन कर रहे थे, और जैसे मोदी जी की बातें, मोदी जी ने वहां बताना शुरू किया कि खट्टर साहब इनके कितने पुराने दोस्त हैं, और ये भी बताया कि जब खट्टर साहब की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के कैसे कैसे मतलब काम करते थे और कितने मस्ती करते थे। ये कल कहा था। आज खट्टर साहब अब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ये तो भाई ये जानबूझ के ऐसे करते हैं, दोस्त को ही लंगड़ी मारते हैं, क्योंकि इस तरह की लंबी लिस्ट है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप गुजरात चले जाइएगा तो बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों की, सबसे ऊपर उसमें अडवाणी जी आते ही हैं। तो खट्टर साहब को इन्होंने क्यों लंगड़ी मारी, वो अभी थोड़ा समझना होगा। आज हरियाणा में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि पहले हरियाणा का थोड़ा समझ लें। आज हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार ने इस्तीफा दिया और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बीजेपी की एक दूसरी सरकार ने आज शपथ ले ली। हरियाणा का थोड़ा ग्राउंड वो समझ लें। हरियाणा में कुल 90 विधायकों का विधानसभा है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी के 41 विधायक थे, 46 पे मेजॉरिटी होती है। जेजेपी जननायक जनता पार्टी के 10 थे और इंडिपेंडेंट 7 थे। जननायक जनता पार्टी का भी इंटरेस्टिंग, मैं नाम इसलिए बता दूं, ये नाम जननायक जनता पार्टी क्या है, चौधरी देवीलाल को चूंकि जननायक वहां के लोग बोलते थे हरियाणा के, इसलिए वो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी ने अपने पर बाबा के नाम पे रखा है। कांग्रेस के 30, INLD अभय चौटाला की 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है जेजेपी, उसको तो अब अंतोगत्वा जो बीजेपी करती आई है अपने सहयोगियों को तो उसको ठिकाने करना ही है, उसको ठिकाने लगाना ही है। अब जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो बीजेपी ने साफ ये कह दिया कि आपको कोई लोकसभा की सीट नहीं मिलेगी। दुष्यंत चौटाला को विश्वास था कि उनको 2 सीटें कम से कम लोकसभा की मिलेंगी, लेकिन उनको वो सीट देने से मना कर दिया गया। और ख़ास करके हिसार की सीट जहां ब्रजेंद्र सिंह थे, जो बीजेपी के टिकट पे जीते थे, अब चले गए हैं कांग्रेस में, लेकिन खैर जो होना था वो तो हो ही गया। दुष्यंत चौटाला जी अब इस मिली जुली सरकार से बाहर हैं। वो 7 इंडिपेंडेंट का उनको सहयोग है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी शक्ति परीक्षण की तो जेजेपी के काफ़ी विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं भाजपा के। दुष्यंत चौटाला जी का भी थोड़ा इसलिए ज़्यादा ये बैकग्राउंड ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरी हरियाणा के पॉलिटिक्स पर समझ में आ जाएगी। हरियाणा के पॉलिटिक्स में एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस में बहुत से नेता हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़े भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब उसके सबसे बड़े नेता हैं वहाँ पे। दुष्यंत चौटाला का जरा एक चीज़ समझ लीजिए, दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला जी के बड़े लड़के, और ओम प्रकाश चौटाला जी के पिताजी देवीलाल, तो ये इनकी लीनेज है। और इनके दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला INLD के हेड हैं। दुष्यंत चौटाला जी का ये बात मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझ लीजिए। एक तो दुष्यंत चौटाला जी जब पिछला 2014 में
कुलदीप बिश्नोई को हिसार से हरा के आए थे, एमपी बने थे, तो उस समय का रिकॉर्ड उनके पास था। यंगेस्ट एमपी उस समय की ये थे, 26 वर्ष की आयु में एमपी बन गए थे। और इस समय, लेकिन मैं एक ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि इस समय की यंगेस्ट एमपी बीजू जनता दल की चंद्राणी मुर्मू हैं उड़ीसा से। मैंने इसलिए कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा ये भी बताता चलता कर रहा हूं, जिससे एक चीज़ें पर्सपेक्टिव में आपको समझ में आए। अजय चौटाला जी के जो बड़े लड़के हैं, ये मैं दुष्यंत चौटाला जी के बारे में बताऊं कि शुरू से रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ाई करके आए हैं। जो अजय चौटाला साहब हैं, ये इनके पिताजी मतलब ये राजस्थान से भी एमएलए रहे हैं, फिर एमपी भी रहे हैं, फिर हरियाणा से एमएलए रहे हैं। लेकिन 2013 के शिक्षक भर्ती घोटाला केस में जो 2000 में हुआ था, उसमें पिता पुत्र मतलब ओम प्रकाश चौटाला जी और इनको और 53 और लोगों को सजा हुई और इनको 10-10 साल की सजा हो गई। अब 2019 में जब जेजेपी मतलब दुष्यंत चौटाला की पार्टी इलेक्शन जीत के आई, तो उन्होंने बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया, तो ये कहीं बाहर तो नहीं आया था, लेकिन स्पष्ट था कि उसका एक पहली और प्रमुख शर्त थी कि अजय चौटाला जी को छोड़ा जाएगा। सपोर्ट जिस दिन उन्होंने कहा, उसके दूसरे दिन अजय चौटाला जी जेल से बाहर थे। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जी को 1-2 साल लग गया, वो जुलाई 2021 में बाहर निकल के आया, और उस समय वो अपने अभय चौटाला जी के बड़े लड़के, अब छोटे लड़के के साथ ज़्यादा थे, INLD के साथ। खट्टर जी का इस्तीफा हो गया है, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब ये जो जेजेपी है, इसकी अजीब सी स्थिति है। बीजेपी से ने पार्टी तोड़ दी है, तो ग्राउंड पे मतलब ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल दुष्यंत चौटाला और उनकी मां, यही 2 लोग रह जाएंगे पार्टी में, बाकी लोग भाग सकते हैं बीजेपी में। ये अब दिक्कत क्या हो गई कि बीजेपी के अलावा ये इंडिया अलायंस में आने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि जो ये हिसार सीट जहां से चाहते हैं, वहां से ब्रजेंद्र सिंह जी जो अपने पिता के साथ, वीरेंद्र सिंह साहब के साथ बीजेपी छोड़ के अभी 10 मार्च को आ गए हैं कांग्रेस में, सिटिंग एमपी है वो, तो वहीं से लड़ेंगे। तो अब वो भी मामला इंडिया अलायंस का भी वो बंद हो गया। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं, 2019 का जो इलेक्शन था ना लोकसभा का, वो जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। 7 सीट पे जेजेपी, 3 पे आम आदमी पार्टी। अब की बार आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी इंडिया अलायंस का पार्ट है, उसने और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन कर लिया है, सीट भी फाइनल हो गई है, 2 सीट आम आदमी पार्टी, 8 सीट कांग्रेस। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी को कहीं कोई स्कोप मिल रहा है। मैं एक और नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी का ये गेम मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का कि वो जाटों के वोट तोड़ देंगे। अच्छा, दुष्यंत जी ने का ये बिल्कुल सबको स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने ये जो बीजेपी के साथ गए थे, वो केवल और केवल अपने पिताजी को जेल से छुड़ाने के लिए गए थे। मेरे ख्याल में इसमें कोई, ठीक है, पिता के प्रति आपका कर्तव्य था, भले ही वो जेल में गए हो, शिक्षक भर्ती घोटाले के चक्कर में गए थे। एक और चीज इनके ऊपर आती, किसान आंदोलन के समय भी इन्होंने कई बार कहा तो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सब कुछ छोड़ छाड़ के किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़े। कहते थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कौन कहेगा कि होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये हाल इनका कुछ अजीब सा हो रहा है, हमारे दुष्यंत चौटाला जी का। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि नहीं, नायब सैनी जी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि खट्टर साहब को हम लोगों को लोकसभा लड़ाना है। तो खट्टर साहब अगर मुख्यमंत्री रहते, लोकसभा लड़ जाते तो क्या दिक्कत थी, उसमें कोई मनाही थी क्या? नंबर 1, नायब सैनी साहब लोकसभा के सदस्य हैं ही, तो ये भी कोई चेंज नहीं हो रहा है इन स्टेटस। दूसरा, मतलब इतनी जल्दी अगर आप इलेक्शन से 10-20 दिन पहले अपना घुड़सवार बदल रहे हैं तो पैनिक तो है, दिक्कत तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी 2 दिन पहले खट्टर जी के कसीदे पढ़ रहे थे और दोस्ती की दुहाई दे रहे थे, उनको ऐसी लंगड़ी लगाई कि क्या बताया जाएगा। एक और है वहाँ, ऑल इज नॉट वेल। अनिल विज साहब मीटिंग के बीच में से मीटिंग छोड़ के गुस्से होकर निकल गए थे, उन्होंने शपथ नहीं ली है। अब देखिए, अभी हरियाणा की बहुत सी चीज़ें अभी और भी होनी बाकी हैं। अब दूसरी बात, क्यों कोई भाजपा से
दोस्ती नहीं करना चाहता है। ये बात मैं तमिलनाडु के रेफरेंस में कह रहा हूं। एक ऐसा स्टेट है जहां के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है। देश में इंडिया अलायंस है, एनडीए है, सबके अपने अपने अलायंस हैं। जैसे एनडीए अलायंस अब यूपी में आ रहा है तो यूपी में उसके अपने अपने कुछ वो बन रहा है। इंडिया अलायंस यूपी में आ रहा है तो वहाँ भाई अखिलेश यादव जी लीड कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी है, फिर उसमें अपना दल का एक फैक्शन भी है। इस तरह से वो भी कुछ स्टिच कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी वहाँ 3 पार्टीज को लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से पूरे देश में जो सबसे मुश्किल गठबंधन इंडिया अलायंस का है उसको लीड कर रहे हैं स्टैलिन, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में। वो करीब 8-9 पार्टीज के गठबंधन को लीड कर रहे हैं। अब आपको लगेगा 9 पार्टीज कैसे? उन्होंने अभी सीटों का भी ब्यौरा दे दिया कि कैसे हम इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं तमिलनाडु के रेफरेंस में। 39 में से 38 सीट्स आउट ऑफ 39 जीतने वाला डीएमके गठबंधन इस बार भी वेल ट्रेंच्ड है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। 21 सीट पे डीएमके लड़ेंगे, 9 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, प्लस 1 पुदुचेरी में कांग्रेस को लड़ने के लिए छोड़ा है। 2 सीटें उनके जो सहयोगी हैं वहाँ के वीसी के, सीपीएम और सीपीआई को 2 सीट ईच है। और 1 सीट तो 2 हो गए, 3-2 5, आईयूएमएल, एमडीएमके, केडीएमके, इनको 1 सीट है, 5-3 8 हो गए। और एक पार्टी और है, वो पार्टी लोकसभा इलेक्शन में तो नहीं है, वो कमल हासन की पार्टी है एमएनएम, मक्कल निधि मारिया। वो पार्टी एमडीएम जो अरे एमएनएम जो है वो ऑलरेडी गठबंधन साइन की है डीएमके के साथ। तय ये हुआ है कि 2025 में जब राज्यसभा की सीट खाली होगी तो उसमें 1 सीट उनको दी जाएगी। लेकिन कमल हसन साहब ने ये वादा किया है कि वो 39 सीट में डीएमके गठबंधन का या इंडिया अलायंस का बिल्कुल ठीक से प्रचार करेंगे। तो जिस रेफरेंस में मैं कह रहा था, अब इसके दूसरी तरफ आइए। दूसरी तरफ है बीजेपी का पुराना गठबंधन एआईडीएमके, पीएमके, इनके सबके साथ उन्होंने 2019 का इलेक्शन लड़ा था। अब वहां पे इन्होंने हाथ जोड़ लिया है। एआईडीएमके ने 2 साल पहले ही हाथ जोड़ लिया था, भैया मैं आपके साथ इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एंटी तमिलनाडु, एंटी वो सब बातें करते हैं, उससे उन्होंने कहा कि इनके साथ रहना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था, याद है ना, कि मोदी जी यहाँ हमारे पास मत आइएगा आप प्रचार करने, आप वहीं प्रचार करके निकल जाइएगा, आप हमारे यहाँ मत आइएगा। एआईडीएमके ने 2 साल पहले कह दिया। अब मुश्किल यह है कि बीजेपी को कोई तो चाहिए ना, तो अब वो डोरे डाल रहे हैं पीएमके के ऊपर। पीएमके के जो इस समय करता धरता हैं वो एस रामदास साहब, सीनियर जो रामदास साहब थे, उनके लड़के अनुबनी रामदास जी हैं। नॉर्थ तमिलनाडु में पीएमके का काफ़ी प्रभाव है। उनको बीजेपी कह रही है कि आप हमारे साथ हम गठबंधन करिए, हम आपको 12 लोकसभा की सीट लड़ने के लिए देंगे, आपको हम 2 राज्यसभा भी देंगे, हम कहीं से भी, वहाँ तो कोई है नहीं उनका, कहीं से हम 2 राज्यसभा की सीटें भी देंगे, और अभी आप जब हमें करेंगे तुरंत आपको 1 मंत्री पद भी देंगे। अब अनुमानी साहब जो हैं, जो पहले भी मंत्री रहे हैं, वो बहुत कीन है कि भाई गठबंधन को मान लिया जाए, मैं मंत्री बन जाऊं। लेकिन उनके पिताजी जो एस रामदास हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अगर तुम करोगे तो पार्टी मूल रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2026 के मद्देनजर विधानसभा के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उनका विचार यह है कि उनको एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करना चाहिए, न कि बीजेपी के साथ। पशुपेश है, एक डीएमडीके है, उसके साथ भी बीजेपी चाह रही है। लेकिन बीजेपी अभी कहीं, देखिए, डरा धमका के तो कई जगह कर लिया। जो उड़ीसा की बात थी, कल मैंने उस पर किया भी था, वहाँ तो डरा धमका के उन्होंने कर ही लेंगे। आंध्र प्रदेश में डरा धमका, मतलब सारी जगह डरा धमका। लेकिन तमिलनाडु में इतना आसान नहीं है। सेनेगल लेके मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, उनको लगा कि सेनेगल लेके मैं जाऊँगा तो बिल्कुल तमिलनाडु की जनता तो उन्हीं के पीछे पीछे चल देगी, कुछ नहीं असर किया है।
तो अब मोदी जी को कोई दोस्त ही नहीं मिल रहा है, ये दोस्त उनका नहीं बनाना चाह रहा है। अब बात कर लें जरा मणिपुर के हालात पर। हम तो शर्मिंदा हैं, पर भाजपा सरकार नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर के बारे में हम सब लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मणिपुर की हिंसा अगर आपको कोई याद फिर से दिला दूं, 3 मई 2023 में शुरू हुई थी, लगातार चल रही है। लोग मारे जा रहे हैं, लोग लूटे जा रहे हैं, घर छोड़ के एक बड़ी संख्या के लोग अपने घर छोड़ के शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब सरकार के सामने जू नहीं, उधर जुडिशरी क्या करे। देश का जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने अगस्त 2023 में एक पिटीशन सुन के उसने फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी, एक कमेटी बना दी। वो कमेटी अब तक 28 रिपोर्टें सबमिट कर चुकी है। वो कमेटी बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है, ये दोनों फैक्शन अब वेपनाइज्ड हो गए हैं। ये वेपनाइज मतलब जिनके पास हथियारबंद लोगों का जो प्रोटेस्ट है, इनको हैंडल कैसे करें। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट कहना, उनका कहना है भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हमारा काम नहीं है, पॉलिसी हम तो सही गलत को बता सकते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ये काम तो अल्टीमेटली सरकार को करना है। अब मुख्य बात यह है कि इस बात को कौन करेगा, कौन इस बात को करेगा, कौन निर्णय लेगा। भाई या तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी या राज्य सरकार निर्णय लेगी, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। दूसरी मुश्किल क्या है कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अब बिल्कुल हावी हो गए हैं। वहाँ के जो एमएलएज और एमपीज हैं, उनको उस मीटिंग में जाके उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है। एक घटना हुई है जिस घटना की वजह से मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक इस खिलाड़ी का आप दर्द एक सुन लीजिए, 30-40 सेकंड का एक वीडियो है, और फिर मैं बताता हूं कि ये क्या हुआ था। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मैं एक बात करना चाहता हूं, मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूं। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए, और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। ये मणिपुर के रहने वाले चुंगरेंग कोरेन, जो अब गुड़गांव में रह के ट्रेनिंग करते हैं, और ये मिक्स मार्शल आर्ट MMA एक मतलब जो एक स्पर्धा है या खेल है, उसके माहिर खिलाड़ी हैं। और उसमें अभी उन्होंने 9 मार्च को नोएडा में आयोजित एक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, मतलब सर्वोच्च स्थान गोल्ड मेडल जीता। ये मेडल जीतने के बाद वो जिस तरह से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी आप आज तक विजिट नहीं किए हैं, हिंसा बंद करा दीजिए। और मुझे ये लगता है ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, जहाँ पे लोकतंत्र की एक चुनी हुई सरकार है, जहाँ मोदी जी असम तक जाके वहाँ से लौट आ रहे हैं, और मणिपुर के अपने एक हिस्से में जो पूरी तरह से जल रहा है, जो दुखी है, जिस पे इतने घाव लगे हैं, उस पे अभी तक मरहम लगाने का कोई काम मोदी जी ने किया नहीं है। हम सब लोगों को ये देख के दुख होता है, लेकिन मालूम नहीं मोदी जी की संवेदना, भाजपा सरकार की संवेदना कब जगेगी, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू।